हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज वो जाके देखिए, बिकॉज उसके बिना इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें जो हमारा पॉइंट रह गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी बात करूं सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का 281, ठीक है, और इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो 282, ठीक है, और इससे सोडियम से पहले आपका नियॉन होता है, नियॉन की मैं बात नहीं कर रहा, या नियॉन की कर लो तो 28 ये है। ऑक्सीजन का होता है 26 और नाइट्रोजन का यहां पे होता है 25, ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। नाइट्रोजन 25, ऑक्सीजन 26 और नियॉन नहीं, नाइट्रोजन ना, सिनॉफ फ्लोरीन 27, नियॉन 28 और उसके बाद सोडियम 281 और मैग्नीशियम 282। अब आप कहोगे कि ये तो सब डिफरेंट शेल्स के हैं, तो इनमें तो साइज का कुछ है नहीं मिलानता। मिलानता हम कैसे करते थे साइज की, या तो रोज में, यानी आपका बोले तो पीरियड, या टॉप टू बॉटम आपके ग्रुप्स में। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने। तो अगर मैं नाइट्रोजन के आयंस की बात करूं तो N3 माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 माइनस, और फ्लोरीन की बात करूं तो F माइनस, नियॉन को कोई आयन नहीं बनेगा तो नियॉन नियॉन रहेगा, सोडियम Na प्लस और Mg2 प्लस। अब मैंने ये क्यों लिखे, क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 28, इसका भी होगा 28, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी 28, इसका तो है 28 आपको दिख रहा होगा, और सोडियम का भी 28 हो जाएगा क्योंकि 1 निकल गया उसमें से, और इसका भी 28। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम हो गया तो क्या सारे सेम साइज के हो जाएंगे? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सबका सेम हो गया, ऐसे को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, तो क्या वो सारे सेम होंगे शेप में या साइज में? नहीं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। मैंने आपको बताया था साइज छोटे करने का रोल किसको मिलता है? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटॉन्स, क्योंकि वो ही खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप खुद देखो, नाइट्रोजन कम है, 7 है पहले, तो 7 ही प्रोटॉन्स थे, इसमें 8 प्रोटॉन्स थे, इसमें 9 प्रोटॉन्स थे, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किसमें है? मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम जो होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा होगा, इसके बाद आपका सोडियम, इसके बाद आपका नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। बात समझ में आई या नहीं आई? या ये बोल सकते हो हाँ ये, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या है, हाँ आयंस की बात कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखना, 2 माइनस और 3 माइनस, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, ये थोड़ा कम न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है इसलिए थोड़ा बड़ा होगा इससे, ये तो स्टैंडर्ड साइज है। ये इससे और बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, ये उससे ओके। तो होपफुली समझ में आया होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है वो उतना छोटा, जितना कम न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है वो उतना ही बड़ा। सो ये चीज होपफुली समझ में आया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा पिछला वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके बाद नेक्स्ट चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, तो एक ही बात है। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल आप याद है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल इज एनर्जी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं कई लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर केमिस्ट्री और खासतौर पे आप बायोलॉजिकल टर्म में चले जाओ तो एंथैल्पी, ठीक है, वो भी एक एनर्जी का ही एक दूसरा सिनोनिम है। ओके, क्या कहती है आपकी डेफिनेशन वो देखते हैं। the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous
atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential यानी IP और ionization energy और first ionization energy यानी IE1. ओके, सबसे पहले हमें जानना है आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगर कोई एटम किसी भी एलिमेंट का आइसोलेटेड है तो वो गैसियस फॉर्म में है. समझ में आई बात ही नहीं है. अगर कोई एटम अकेला है तो वो कैसा होगा, वो सिर्फ अब एक ही होगा तो गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा. हम उसे गैसियस फॉर्म में, हम सॉलिड नहीं बोल सकते. तो आइसोलेटेड गैसियस एटम समझ में आया. अकेला मतलब एक उसमें एक एनर्जी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो. अब क्या सारे एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं? नहीं. मैंने आपको मेटल में बताया, मेटल हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स नहीं करते. रीजन भी बताया था क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स नहीं रखते. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉन को एटम में कौन पकड़ के रखता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में भी कौन? प्रोटॉन. यानी प्रोटॉन जहां स्ट्रॉन्गर होंगे, जहां ज्यादा होंगे, वो स्ट्रांगली होल्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन को और लूज नहीं होने देंगे इलेक्ट्रॉन को. तो अगर मैं आपकी ग्रुप की बात करूं या पीरियड की बात करूं, तो अगर मैं ग्रुप में लेके चलता हूं, फॉर एग्जांपल अभी बात करते हैं हम ऐसे, तो यहां से यहां जाते वक्त साइज क्या था? डिक्रीज हो रहा था. और डिक्रीज होने का रीजन कौन था? कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था. तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, बहुत स्ट्रांग होल्ड करेगा. अगर वो स्ट्रांग होल्ड करेगा तो क्या मुझे और ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में? आप सोचो, साइज छोटा हो गया, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास चला गया. अगर वो न्यूक्लियस के और पास चला गया, इसका मतलब उससे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए लाने के लिए बाहर. और अगर साइज वैसा ही है नॉर्मल जितना साइज था, तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी में वो निकल जाएगा. तो अगर मैं एक मेटल में एक एनर्जी देता हूं तो वो आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. पता है ना, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन. तो ये क्या है? कैटायन. M प्लस क्या है? कैटायन है. ठीक है, अभी मैं इसका रोल बताऊंगा क्या है. सो एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे. न्यूट्रल आइसोलेटेड ऐसे मैं बता चुका हूं कि न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि ना ही उस पर कोई चार्ज है, ना प्लस ना माइनस. बट इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल जा चुका है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा. और इसको, ये जो एनर्जी जिसने उस इलेक्ट्रॉन को निकाला, इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है? जब साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड पे है, किससे? न्यूक्लियस के थ्रू, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे निकालने में. इमेजिन करो, वो ज्यादा पास चला गया न्यूक्लियस के, तो आपको ज्यादा मुश्किल से लेके आना पड़ेगा उसे. ठीक है, न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है. अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को सोचो एक तरीके से फादर्स के अलग अलग मॉड्यूल्स. एक पापा बड़े लूज है इलेक्ट्रॉन के साथ, अरे तू जा, जान तेरा मन कर रहा है, जैसे हमारे मेटल भाइयों के साथ होता है. उसके पापा बड़े ही डिसेंट है, अच्छा बेटा जाना है जाओ, आना है आ जाओ, ऐसा वाला हिसाब है उनका. तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अरे जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. तो यानी थोड़ी सी बात से मान जाते हैं, पापा जाना है वो जाने दे रहे हैं, मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर. सोडियम के साथ ऐसा है, मैग्नीशियम के साथ थोड़ा से पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है बट ठीक ठाक है. ठीक, अगर उसके बाद मैं आगे आऊं तो मैं और कहां रहा हूं? नॉन मेटल की तरफ, जहां पे न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, यानी वो पापा थोड़े कड़क हैं, वो आर्मी वाले पापा हैं भाई, वो नहीं देने देंगे इलेक्ट्रॉन को, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने देंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखते हैं. यहां बहुत जद्दोजहद करने के बाद निकालते हैं. बात आगे फंसती है सबसे लास्ट, नोबल गैस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन आ सकते हैं वहां पे. हैलोजेंस के बाद भी अगर नोबल गैस की बात करो तो वहां सबसे ज्यादा आपके प्रोटॉन्स आ सकते हैं जितने आ गए. तो न्यूक्लियस कितना पास है? वो बहुत पास है. तो सोचो कितनी एनर्जी लगती होगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने, सबसे हाईएस्ट. तो सबसे लास्ट वाला जो है, तो वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कौन? नोबल गैसेस. मेटल की सबसे कम और नोबल गैसेस की
सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना 10 टू इम्पॉसिबल वाला केस है, बट अगर निकालना है तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट यानी अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड व्हाई इट इज डिक्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जो एटॉमिक साइज को घटाता है वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बाहर से लगने वाली एनर्जी। तो बाहर से लगने वाली एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के ज्यादा पास पहुंच चुका है, तो उससे महान। तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की। नोबल गैसेज में भी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में हीलियम की, क्योंकि हीलियम के नीचे अगर मैं आऊंगा नियॉन पे, तो नियॉन की जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जा चुकी है। हीलियम की तो पहली शेल है ना, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो वो तो ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के बैठा है। बट जो नियॉन है वो थोड़ा दूर हो जाता है दूसरा ऑर्बिटल, इसलिए वो इजिली निकाल देता है एज कंपेयर टू हीलियम। ठीक है, अब आता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम तो बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि भाई टॉप टू बॉटम आएंगे तो शेल तो बढ़ रहा है। अगर शेल बढ़ रहा है तो क्या होगा, आउटर मोस्ट जो शेल है वो दूर चला गया, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया न्यूक्लियस के अगर वो ज्यादा दूर जा रहा है तो क्या होगा, तो इजिली निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। सो टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा था तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था इसलिए वो भी बढ़ेगा, और ये डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बस शेल देखो भाई, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो क्योंकि साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया, वो ऐसे नहीं जाने देगा, ज्यादा रिश्वत मांगेगा, ज्यादा एनर्जी मांगेगा न्यूक्लियस से निकालने के लिए। तो लेफ्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। और जब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, क्योंकि शेल बढ़ गया, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा चुके हैं न्यूक्लियस के, तो थोड़ी बहुत एनर्जी में निकलेगा। यानी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सबसे लास्ट में क्या होता है, फ्रेंसियम, सीजियम। तो वो क्या होगा आपका, कैसे निकालेगा, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका होगा। ठीक है, और टॉप मोस्ट में राइट की बात करूं तो हीलियम, सबसे नोबल गैसेस की मैंने बताई ना सबसे हाईएस्ट होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें टॉप मोस्ट पे कौन होता है, हीलियम। तो हीलियम की क्या होगी, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि अगर मैं नोबल गैसेस में बात करूं, नोबल गैसेस में ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी। तो सबसे टॉप पे हीलियम है तो उसका, ये तो डेफिनेशन होगी। सो ठीक है, सो प्लीज पॉज एंड नोट ईच एंड एवरीथिंग। ये मैं अभी बताने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी E1 क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैं अभी बताने वाला। तो प्लीज पॉज एंड नोट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अब वो समझो। कैटायन, हाँ पहले कैटायन को समझो, कैटायन और एटम, एटम और कैटायन। तो एटम क्या है, एटम एक साइज है। जैसे अगर हम अभी बात करें फ्लोरीन की नहीं, हम बात करते हैं उसकी सोडियम की, तो पहली शेल, दूसरी शेल, ठीक है, 1 2 3 एक और बना देते हैं तो हो गए, और एक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कैटायन बनता है, ये न्यूक्लियस, ये 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होता है कैटायन। तो आप एक चीज देखो, एटम से कैटायन हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आई या नहीं? कहोगे अरे सर यहाँ तो आपने शेल छोटा कर दिया, मैग्नीशियम के साथ ऐसा नहीं होगा। भाई मैग्नीशियम के साथ में होगा, मैग्नीशियम ऐसा है ना। तुम कहोगे सर देखो आ गई शेल, रुको अभी मजा आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना उसमें से, ये वाला, तो न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यानी शेल और सिकुड़ जाएगी और पास आ जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? कि न्यूक्लियस, तो क्या हुआ, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने दी, ठीक है, एनर्जी 1, और यहां से Mg प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर मैं Mg प्लस में से एक और एनर्जी निकालता हूं, एनर्जी 2 दे दी, और अब बना वो Mg2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन वहां निकल गया। और अगर मान लो मैंने बहुत जद्दोजहद करके एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये Mg3 और ये Mg3 प्लस, जो नहीं बनता ऑब्वियसली, बाद में अभी बताएंगा,
तो एग्जांपल लिया जैसे मैंने। तो ऐसे में मैं बोलूं कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, ये वाली, क्योंकि इमेजिन दैट कि ये एक साइज था, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन बढ़ गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर हो गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर हो गया, ये और सिकुड़ लेगा। तो अब इस सिकुड़े हुए में से, यानी साइज का और श्रिंक कर चुका है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास जा चुका है, तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। आपने कैसे करके थोड़ी इससे ज्यादा एनर्जी दी और निकाल लिया, तो ये और सिकुड़ जाएगा। ये सिर्फ इतनी रह गई, अब तो शेल और पास पहुंच गया। इमेजिन कर पा रहे हो, सेल और पास पहुंच गया, तो और कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और ज्यादा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लेवल बढ़ाते जाओगे, आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो लेवल पे होता है वो ज्यादा होता है, फिर इसका सेकंड एंड देन इसका थर्ड। ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब इसमें जाने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हर एटम के एक ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, हर एटम के एक ऑर्बिट का KLMN शेल्स का एक एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वो कहीं सोडियम में जाता होगा, कहीं क्लोरीन में जाता होगा, कहीं किसी और एटम के एक आउटर मोस्ट में जाता होगा। तो मतलब कहीं K शेल में जा रहा है, अगर हाइड्रोजन की बात करें उसमें एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो K शेल में जा रहा है। ठीक, या कहीं अगर मैं बात करूं लिथियम की तो उसमें L शेल में जा रहा है। कहां जा रहा है हमें नहीं पता। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका कहीं भी जा रहा है, इसका डिफरेंट एनर्जी लेवल होता होगा। तो कहां जा रहा है हमें नहीं पता। तो जब वो वहां जाता होगा तो वहां पूछता होगा हेलो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो उतनी एनर्जी लेके आता होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सो वो कह रहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिव चार्ज गैसेस आयन, नेगेटिव चार्ज गैसेस आयन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, ये जो बनता है इसे क्या बोलते हैं, एक्स नेगेटिव जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। एनायन स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता होगा, अपने पेरेंट एटम से जो बना है एनायन कैसा होना चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो आ गए, तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर आ जाता है। यानी एनायन पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। अभी कैटायन में क्या हमने पीछे पढ़ा कि कैटायन पेरेंट एटम से छोटा था, ये बड़ा है। अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेप्ट करा इसने और एनर्जी रिलीज कर दी। सो इसमें एक चीज जाननी है कि मान लो आउटर मोस्ट की थी 100 जूल, ठीक है। अब जो आपका कॉर्नर वाला है सोडियम, सोडियम की हम बात करें, सोडियम नहीं चाहता था ये इलेक्ट्रॉन लेना, उसकी एनर्जी शेल थी मान लो 100 जूल की, ठीक। अब वो सबकी जूल वाइज है, जूल वाइज है, जूल वाइज है, जूल वाइज है। अब इसका न्यूक्लियस नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, बिल्कुल ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, और हम चाहते हैं देना, भाई हमें तो डालना है कि इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालना है। तो वो मान लो 100 जूल एनर्जी लाया, तो वो ऑलमोस्ट सारी की सारी उसने यूज कर ली उस इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल में डालने के लिए। थोड़ी बहुत 1-2 जूल एनर्जी रिलीज कर दी उसने। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं कॉर्नर में, तो इसने बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकाली। सोडियम के बाद आया मैग्नीशियम, थोड़ा सा तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हुआ होगा। न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होने का रीजन मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खींच लेगा, एज कंपेयर टू द सोडियम। मैग्नीशियम थोड़ा खींच लेगा। तो अगर मैं 100 जूल दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा न्यूक्लियस कुछ थोड़ा सा काम कर देगा और उसको खींच लेगा अपने अंदर। तो जहां पे सोडियम ने कुछ भी नहीं करा था, बेचारे इलेक्ट्रॉन ने सारा काम करा, सारी एनर्जी खुद से लगाई 100 जूल और थोड़ी बहुत रिलीज हुई, वहां पे मैग्नीशियम का न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा वर्क करेगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मतलब इमेजिन करो, आप गए, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, आपको रिश्वत वाला काम करना है, आप 100 रुपए जेब में लेके गए, यहां पे गए, इसने ये खड़ूस बंदा ये कुछ नहीं दे रहा,
तो आपको बेचारे 100 के 100 लग गए, एक आधा चिल्लड़ बच गई, कह रहे ले अल्लाह के नाम से ले ले, हैं 1-2 रुपए दे दिया उसने। मैग्नीशियम की बात करें तो क्या हो गया, मैग्नीशियम पे जब जाओगे तो क्या होगा, है मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत आपका लेना देना चल जाता है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आप मैग्नीशियम को देते हो तो क्या होता है, वो उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है इसके मुकाबले, तो शायद 100 जूल की एनर्जी उसने 90 में काम कर लिया और 10 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। समझ में आ रहा है। फिर आते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, इसकी मैं भी फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी का करते हैं। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो, न्यूक्लियस थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया, ठीक है, आर्गन लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या होगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा स्ट्रांग होने की वजह से क्या हुआ, 100 जूल दी थी हमने इलेक्ट्रॉन को, यहां पहुंचा, थोड़ा न्यूक्लियस स्ट्रांग है तो इसने थोड़ा जोर से और ज्यादा जोर से खींच लिया, तो आपके 70 जूल लग गए, 30 जूल इसने वापस कर दी। इसके बाद सिलिकॉन के बाद कहानी थोड़ी और बदल गई, ये और स्ट्रांग हो गया न्यूक्लियस, तो आपको थोड़ी पता वो यहां जाना है, यहां जाना है, यहां कहीं भी जा रहा है, आपने सब जगह इलेक्ट्रॉन भेजा कि जाओ, और सब इलेक्ट्रॉन को 100 जूल एनर्जी दे दी, ये तो चाहता ही नहीं था, तो यहां तो बेचारे के बेचारे 100 के 100 लग गए, एक आधा चिल्लड़ बची। यहां थोड़ा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर हो गया तो थोड़ी बहुत एनर्जी उसने रिलीज करी, तो जो न्यूक्लियस ने काम करा उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। यहां एल्यूमिनियम थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर हो रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है, तो इसने 30-40 जूल कर दी, ये और स्ट्रॉन्गर हो गया, इसने और ज्यादा कर दी। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये और स्ट्रॉन्गर हो गया, न्यूक्लियस सबसे स्ट्रॉन्गर हो गया, इसने और कर दिया। आर्गन में क्या हुआ, आर्गन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है भाई पहले से, उसमें कहां से डालोगे एक इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0, यानी सारे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0, आपको उन्हें कंसीडर करना ही नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट समझने की वाली बात है भाई, लेफ्ट टू राइट, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 100 जूल एनर्जी देके भेजता हूं तो लेफ्ट में एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, फिर अगले वाले का न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया इसलिए थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई, इसका न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया, इसने थोड़ी बहुत, तो यहां तक आके तो न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाते हैं इन वालों में, सबसे स्ट्रांग, जब तो साइज छोटा होता है, तो सोचो न्यूक्लियस ने सारा काम कर दिया, जो बची हुई एनर्जी हो तो सारी रिलीज हो गई, इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो जबरदस्ती बुला रहा है, आजा आजा क्लोरीन, क्लोरीन कह रहा आजा आजा, ऐसा वाला हिसाब है। तो यहां पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आया, उसने खुद ही खींच लिया और सारी की सारी एनर्जी रिलीज है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एनर्जी रिलीज क्या होता है, बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम में कुछ सोचो, टॉप टू बॉटम में तो साइज बढ़ता होगा, तो वहां क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट में जब मैं जाता हूं तो ये इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियस चार्ज स्ट्रॉन्गर होता है, तो आप एक एनर्जी लेवल के साथ भेजते हो, मान लो कि एल में डालना है, एल की 100 जूल थी, 100 जूल लेके भेजा, क्लोरीन ने तो कहा मैं तो भाई फ्री में ले लूंगा, आजा 100 के 100 रिलीज कर दे, और सोडियम ने कहा ना जी ना, मैं तो पूरा 100 लूंगा अपनी शेल में लेने के लिए, क्योंकि मेरी शेल पूरी अपने ऑर्बिट में दूर है मुझसे न्यूक्लियस से, तो पूरी एनर्जी लेके ही लूंगा, तो इसने कुछ भी रिलीज नहीं करी, वहीं क्लोरीन ने सारी रिलीज कर दी। और टॉप टू बॉटम में क्या होता होगा, डिक्रीज, वहां का तो शेल का साइज ही बढ़ता चला जा रहा है, वहां कैसे कर देगा एनर्जी रिलीज, वहां तो फैला हुआ साइज है, अगली शैल आ गई, ऊपर वाले में मान लो अगर 100 था तो वहां तो तीसरी शैल आ गई तो 150 हो गया होगा ऑटोमेटिकली, और जाओगे तो 400 हो जाएगा, तो वहां तो एनर्जी लेवल आपको और बल्कि एनर्जी और देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ी बहुत भी रिलीज निकलेगा। ओके, सो ये चीज लेफ्ट टू राइट जाके इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, बिकॉज वो डेफिनेशन में खुद बोल रहा है कि एनर्जी कहां गई, रिलीज्ड, तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है, लूज होती है, बाहर निकलती है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। क्लियर है, सो दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव साइन। अब ये है एक्सेप्शन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नोबल गैसेस को छोड़ के, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए, हैलोजन्स की, हैलोजन में सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए और नीचे आते वक्त घटनी चाहिए, बट फ्लोरीन की नहीं होती, क्लोरीन की होती है, ठीक है। यह लिखा फ्लोरीन हैज अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द क्लोरीन, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों होती है,
क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था उसे कौन एक्सेप्ट करना था, कौन खींच रहा था, न्यूक्लियस। बट इसके आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन इतने पास आ गए कि वो इस इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, भग यहां से, जो बाकी और कोई नहीं लगा पा रहा था। ये भी क्यों लगा पा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा हो गया है, इसलिए ऐसा कर पा रहा है। फ्लोरीन के बगल में जो आपके ऑक्सीजन है वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर रहा, बट फ्लोरीन कर रहा है क्योंकि वो इतना छोटा हो गया है। ठीक है, तो वो इतना छोटा हो गया तो न्यूक्लियस चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, न्यूक्लियस चार्ज खींच रहा था अपनी तरफ, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं। तो अगर रिपेल करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी और ताकत लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना। तो एनर्जी अगर कायदे में से 100 की 100 निकालनी थी, बट थोड़ी बहुत अब इसे एक्स्ट्रा देनी पड़ती है इन इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। इसलिए फ्लोरीन आपका सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे नहीं होता, उसके बेहतर कौन होता है, क्लोरीन। और यही रीजन है ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, कि वो इतना छोटा हो जाता है ऑक्सीजन भी कि वो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, तो सल्फर उससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे ज्यादा है। सही है, तो होपफुली समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके लिए हम लोगों को आपके बॉन्ड्स आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, बॉन्ड चैप्टर जो है वो आना जरूरी है। तो क्या करना है, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस तो जरूर करा होगा क्लास में कि अगर एक बेंच होती है तो और दो बच्चे बैठे होते हैं, तो अलग अलग एक्सपीरियंस आप देखने को मिलता है। दोनों बराबर हैं, मतलब पढ़ाकू अलग है, तो बराबर बिल्कुल एग्जैक्टली शेयर होगी बेंच, टेबल, डेस्क दोनों बराबर शेयर होंगी। बट इमेजिन करो क्लास में गुंडे टाइप लड़का एक, और उसे बैठा दो एक बिल्कुल हमारे चंपू भैया के पास, तो चंपू भैया बुरी से बेंच में ऐसे सुकुड़ के बैठेंगे, और वो लड़का पूरा फैल के बैठेगा, वो किताबें इधर रखेगा, कॉपियां रखेगा, पेंसिल यहां रखेगा, बल्कि उसकी पेंसिल अगर उसकी तरफ आ गई, मेरी है ऐसे करके भगा देगा उसे, तो वो घेर के बैठेगा। और दूसरा है दोनों की, टीचर ने दोनों को पॉइंट करी है, वो टेबल डेस्क, ठीक है, बट एक घेर के बैठेगा, एक कहते हाँ भाई आप ही की है, वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो वैसे ही कुछ यहां पे होता है। क्या हो रहा है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करते हैं, और इनमें ट्रीटी होती है भाई। ऑक्सीजन कहता है देख 1 2 3 4 5 6 मेरे, एक तेरा मेरा, इधर का भी हाइड्रोजन मेरा, तो मेरे 8। हाइड्रोजन कहता है देख तेरा एक, मेरा भी एक तेरे पास है, तो तू भी पूरा। ये कहता है हाँ भैया मेरे पास भी है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बट हम जैसे जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से साइज छोटा होता है। और हाइड्रोजन तो लेफ्ट में, राइट में तो है ही, राइट में कौन है, ऑक्सीजन, और न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत ज्यादा होता है, जब तो वो छोटा होता है। तो भाई मतलब कायदे में बॉन्ड ऐसा बनना चाहिए, बट ये है हमारे क्लास का बिगड़ैल लड़का, जितना से ना छोड़े बापला, यू ऐसा कर लेता है कुछ। कि बॉन्ड तो रह गया ऐसा सा खुद्दू सा, सारा इसने खींच लिया, तो और ये बॉन्ड रहेगा, मतलब वो लड़का जिससे टीचर से पिटाई ना पड़े, गुंडा लड़का, उस लड़के को सीट पे तो बैठने देगा, बट घेर के पूरी खुद रखेगा, बैग भी उसका रहेगा, वो कहेगा तू अपना बैग नीचे रख ले, है ना। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, इसे डेल्टा कहते हैं, आधा 8 जैसा सिंबल बनता है डेल्टा। तो और ये दोनों पे बेचारों पास रो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये स्लाइटली पॉजिटिव, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं बेचारा वो कमजोर बालक, वो गुंडे जैब तगड़ा बालक। तो ये तगड़ा, ये बेचारे दो कमजोर, तो सही है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो ऐसा क्या होता है कि वो एटम जो है वो, हाँ, एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक एटम की
एक मॉलिक्यूल में टेंडेंसी की वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, और ये टेंडेंसी तभी हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कि उसका एटम क्या हो, उसका न्यूक्लियस क्या हो, स्ट्रांग हो। तो भैया ऑक्सीजन का स्ट्रांग था, शेयर कर रहे हैं बट उसने खींच लिया अपनी तरफ। तो लेफ्ट टू राइट जिसका न्यूक्लियस स्ट्रांग है, लेफ्ट टू राइट जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, और जब भी तो साइज छोटा हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम क्या होता होगा, डिक्रीज करता होगा। सो होपफुली मैंने सारी चीजें करा दी हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज नोट करिए एंड वीडियो पॉज करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये फटाफट सारा रिकैप है। एस एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल रिमेन द सेम, तो वो क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। और ऊपर से नीचे आते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और ऑब्वियसली शेल बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा ही इसलिए हुआ था क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने दे रहा था। तो मेटेलिक कैरेक्टर लूज इलेक्ट्रॉन करने की प्रॉपर्टी होती है, तो वो तो जाते जाते क्या होता होगा, डिक्रीज। और ऊपर से नीचे आते शेल बढ़ गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया तो आराम से लूज कर जाएगा, तो वो इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस तो स्ट्रॉन्ग है भाई, तो वो इंक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे आते वक्त क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चला गया वो डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, छोटा होता चला जाता है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है, तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आता है तो आउटर मोस्ट से दूर हो गया तो ये डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one atom electron, one isolated gaseous atom accept an electron, तो ये भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो सारी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। और ये क्या करता है, डिक्रीज। और मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जस्ट अभी बताया कि ये क्या करता है, ये आपका इंक्रीज करता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और टॉप टू बॉटम जाते हो डिक्रीज। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो ऑलमोस्ट सारांश में आप इस पूरे चैप्टर को फटाफट कर सकते हो ऑन टिप्स। अगेन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फर्स्ट पीरियड पूरा याद होना चाहिए, एल्कली मेटल्स, ठीक है। सेकंड पीरियड याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट पीरियड याद होना चाहिए पूरा, दो जो आपके फर्स्ट ग्रुप याद होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड पीरियड याद होना चाहिए, मे बी थर्ड भी होता है, थर्ड भी आपको याद होना चाहिए, फोर्थ के बस शुरुआत के दो याद होने चाहिए, ठीक है। नोबल गैसेस पूरी याद होनी चाहिए, हेलोजेंस पूरे याद होने चाहिए, जिससे याद रहे, बाकी सारा बीच का पोर्शन याद हो, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन जिन बच्चों को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर करिए, ये उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए। और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज जाके देखिए। थैंक यू।